सभी को यथोचित प्रणाम, नमस्कार। और भारतीय विज्ञान संचारक समूह में मैं मेरठ से विज्ञान संचारिका गीता सचदेवा कपूर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और साथ में ही आज के हमारे स्पेशल गेस्ट अतिथि जो आज सांध्यकालीन सत्र में हम सभी के साथ में होंगे, उनका भी अभिनंदन करती हूँ। एडजंक्ट प्रोफेसर साइंस कम्युनिकेशन फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज डॉक्टर मनोज पटेरिया जी का बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस मंच पर। एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस। और हम सभी की जो दिमाग की बत्ती है उसको जलाने के लिए आज आप यहाँ पर अपना समय दे रहे हैं, मेनी मेनी थैंक्स। और आज जानिएगा आंग्ल नूतन वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को प्रेषित करते हुए आज के नव वर्ष के उद्घाटन भाषण के लिए जो टॉपिक रहेगा, विषय रहेगा, वो रहेगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में विज्ञान संचार, अर्थात साइंस कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेट अस लिसन फ्रॉम आवर स्पेशल गेस्ट मनोज पटेरिया जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड नाउ ओवर टू यू, स्वागत है आपका। सभी को नमस्कार। और जैसा कि गीता जी ने बताया आपको कि नए साल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। नव वर्ष 2024 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय विज्ञान संचारक समूह को बहुत बहुत बधाई कि वो लगातार इतने वर्षों से इस व्याख्यान श्रृंखला को अक्षुण्ण रूप से चला रहे हैं, अखंड रूप से चला रहे हैं और यह आगे भी चलती रहे, ऐसी शुभकामनाएं हैं। एक बार पुनः 2024 नव वर्ष के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उससे आगे के लिए भी। आज का हमारा विषय रहेगा, आजकल चारों तरफ चर्चा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की, किस प्रकार से इसके माध्यम से कई सारी चीजों में आमूलचूल परिवर्तन आ रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बाजार के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग न केवल बढ़ा है बल्कि बहुत सारी चीजें बदल भी रही हैं। और जैसा कि अमूमन होता है कि हर टेक्नोलॉजी जब आती है तो बहुत सारे बदलाव लेकर के आती है। इसलिए हमारा आज का विषय रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में विज्ञान संचार। हमारा जो विषय क्षेत्र है विज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का, विज्ञान को समाज से जोड़ने का या समाज को विज्ञान से जोड़ने का। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो होना लाजमी है, स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे जैसे विकास होता गया टेक्नोलॉजी का और समाज का और राष्ट्रों का, उसी प्रकार से विज्ञान संचार का भी विकास होता गया। एक समय था जब विज्ञान संचार और वैज्ञानिक चीजें, चाहे वो कृषि से संबंधित हों, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हों, उनको लोक कलाओं के माध्यम से प्रचारित किया जाता था। बहुत सारे लोकगीत होते थे जो वर्षा के बारे में बताते थे, बहुत सारी कहावतें होती थीं जो मौसम के बारे में बताती थी, जैसे आपने घाघ बटरी की कहावतें सुनी होंगी। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदली और फिर रेडियो आया, तो रेडियो के माध्यम से मौसम के समाचार आने लगे। फिर उसके बाद टेलीविजन आया, टेलीविजन में बहुत सारे ग्राफिक्स के जरिए समाचार आने लगे। कंप्यूटर आया और बहुत सारे डिजाइनिंग आई, ग्राफिक्स आए, सिमुलेशन आया, एनिमेशन आया। उसके माध्यम से तरह तरह की चीजें हमारे सामने आने लगी। तो हमने विज्ञान संचार में भी इन चीजों का इस्तेमाल किया। जैसे बहुत सारी चीजें जो हम बोलकर नहीं समझा सकते या देख करके भी नहीं समझा सकते, उसको एनिमेशन के माध्यम से, सिमुलेशन के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से बताया जा सकता है। तो विज्ञान संचार में उनका इस्तेमाल किया गया, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया, मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया, स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह से उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए अब हम आ पहुंचे हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जब हम बात करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से बात आती है कि हम विज्ञान संचार में उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे अनुप्रयोग आप लोग पहले से ही देख रहे होंगे।
जैसे कि आप में से बहुत लोग ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप ईमेल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारे मेल आपके जो व्यर्थ के होते हैं वो स्पैम में चले जाते हैं। तो ये काम कौन करता है? कोई इंसान तो बैठे नहीं है वहां पर। तो जो स्पैम वाला सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स लगे रहते हैं, जो ये देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं कि ये मेल का ओरिजिन क्या है, और क्या इस तरह का ओरिजिन है जो विश्वसनीय नहीं है, या इस तरह की मेल्स आ रही हैं जो आपके लिए आवश्यक नहीं है, या इनका जो स्रोत है वो विश्वसनीय नहीं है। इसको वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से एनालाइज कर लेता है सिस्टम, और उसको स्पैम में भेज देता है। हालांकि इस चक्कर में कई बार कुछ स्पैम आपके मेल बॉक्स में भी आ जाते हैं और कुछ आपके जरूरी मेल भी स्पैम में चले जाते हैं। तभी कई बार कहा जाता है अगर मेल नहीं आया तो भैया उसमें भी देख लेना, जरा स्पैम में भी देख लेना, कहीं उसमें ना चला गया हो। तो ये एक फुल प्रूफ सिस्टम तो नहीं है एक तरह से, लेकिन इतना जरूर है कि आपका बहुत सारा श्रम बचा देता है। मान लीजिए जैसे 100 मेल्स आए तो 100 में से आपके 2 मेल हो सकता है वहां चले गए हों, लेकिन बाकी अगर उसमें से 50 मेल व्यर्थ के हैं तो वो स्पैम में चले जाएंगे, या एक आध मेल स्पैम का शायद आपके मेल बॉक्स में आ जाएगा। तो ये काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है। तो कितना आसान कर दिया आपका। अगर आप सारे ईमेल छांटते रहते 100 मेल 1000 मेल तो कितना मुश्किल हो जाता, कितना टाइम हमारा और आपका वेस्ट होता। तो ये काम पहले से ही एआई कर रही है, बहुत पहले से नहीं, अभी हाल ही में जब से ये चीजें आगे बढ़ी हैं तब से इसका प्रयोग बढ़ा है। ऐसे ही आपने देखा होगा जब आप टिकट बुक करा रहे होते, चाहे एयर टिकट बुक कराना हो, रेलवे का टिकट बुक करा, कोई टिकट आप बुक करा रहे होते हैं, या कुछ भी आपको थिएटर का टिकट बुक कराना हो, आपको किसी क्रूज का टिकट बुक कराना हो, किसी भी कोई भी बुकिंग आपको करानी है, तो जब आप बुकिंग करा रहे होते हैं उसी के आसपास आप देखेंगे बहुत सारे पॉपअप्स आने लगते हैं आपके स्क्रीन पर, और वो पॉपअप्स आपको अल्टरनेटिव्स बताते हैं। मान लीजिए आपको इंडोनेशिया जाना है, तो एक आपको बगल में एक आएगा कि इंडोनेशिया की सस्ती फ्लाइट्स, या वाया वाया थाईलैंड से इंडोनेशिया की और सस्ती फ्लाइट्स, सस्ते होटल, जो भी इस तरह से आपके पॉपअप्स आने लगेंगे, उसको आप देखेंगे तो लगेगा अरे बहुत फर्क है इसमें तो कीमत में, और कई बार उससे आप आकर्षित भी हो जाएंगे। कई बार वो विज्ञापन सही भी होते हैं, कई बार गलत भी होते हैं। तो इन चीजों का एक फायदा भी है और एक नुकसान भी है। तो इसलिए ऑथेंटिक स्रोत वाले जो विज्ञापन है, ऑथेंटिक स्रोत वाली जो जानकारी है, हमें उसी के पास जाना है, उसी से अपना काम करना है, ना कि ये जो पॉपअप्स आते रहते हैं उनके माध्यम से। हालांकि जो पॉपअप्स आप समझ गए होंगे कि बीच बीच में थोड़ी देर में एक कुछ विंडो खुल जाएगी, उस विंडो में कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपका ध्यान बढ़ जाएगा और लगेगा बहुत आकर्षक इन्फॉर्मेशन है, बहुत जानकारीपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, बहुत कम पैसे लगने वाले हैं इसमें। तो इस प्रकार से कई बार कभी कभी उसमें एक मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, और कई बार सही इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो ये जो चीजें हो रही हैं कौन कर रहा है? कोई इंसान नहीं बैठे हैं वहां पर, प्रोग्रामिंग कर दी गई है, एल्गोरिदम्स बना दिए गए हैं, एल्गोरिदम्स के माध्यम से ये चीजें कंप्यूटर कर रहा है, मशीन कर रही है, और मशीन ने वो सीख लिया है कि कब कैसे करना है। तो उसको हम आगे चल करके मशीन लर्निंग कहते हैं, कि मशीन जैसे इंसान सीखता है जैसे मशीन भी सीख लेती है, तो मशीन को भी सिखाया जा सकता है एल्गोरिदम बना करके, उसको प्रोग्रामिंग करके उसको क्या करना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग पहले से ही अनुभव कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में। अब आगे आते हैं कि अभी हाल ही में एक नया टूल आया, हाल ही में तो क्या आप करीब काफी समय हो गया, लगभग 1 साल होने को आया। चैट जीपीटी का नाम आपने सुना होगा। चैट जीपीटी एक ऐसा कहना चाहिए अलादीन का चिराग जैसा आ गया है कि उससे कुछ भी पूछ लो, कुछ भी बातें कर लो, कुछ भी समझ लो, उससे उससे लेटर लिखवा लो, उससे एप्लीकेशन टाइप करा लो, उससे आप जो है केवल मसौदा थोड़ा बता दीजिए कि मुझे इस बारे में एक बिजली का मीटर लगाना है, उसके लिए मुझे एप्लीकेशन बनानी है, तो वो फटाक से उसका ड्राफ्ट तैयार कर देगा। थोड़ा बहुत आप चेंज करके उसको लगा सकते हैं। आपको छुट्टी की एप्लीकेशन लेनी, छुट्टी लेनी है तो छुट्टी की एप्लीकेशन बोल दीजिए, वो लिख देगा बहुत बढ़िया सजा करके उसको। आपको मतलब जो भी काम करनी है, कई बार तो उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। कुछ हमारे जो रिसर्चर्स हैं वो अपने पेपर्स उससे लिख रहे हैं। हालांकि कई बार बहुत अच्छी जानकारी उससे आ जाती है जो रिसर्चर आमतौर पर नहीं जुटा पाते हैं, तो एक उसका पॉजिटिव पहलू भी है। लेकिन कुछ लोग उसी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी जो सेल्फ इंटेलिजेंस है। तो कोई भी काम हम कर रहे हैं, कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी शोध कर रहे हैं, तो अपनी सेल्फ इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए है। तो सेल्फ इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हमें जरूर करना है।
पूरी की पूरा का पूरा हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर नहीं होना है। तो इस प्रकार से भी एक बैलेंस बना करके चलना है। तो शोध पत्र भी इस तरह से लिखे जा रहे हैं, थीसिस लिखी जा रही हैं, बुक्स लिखी जा रही हैं, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। तो ये चीजें सारी की सारी चैट जीपीटी के माध्यम से और जो मॉडर्न टूल्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उनके माध्यम से ये सारी चीजें होने लग गई हैं और बहुत आकर्षक भी हैं और बहुत कम समय में हो जाती हैं, सुगम भी हैं, सरल भी हैं और बहुत ज्यादा इसमें कोई खर्च भी नहीं है, क्योंकि जब भी आप कुछ टाइप कराते हैं किसी से तो आपको उसको एम्प्लॉयमेंट देना होता है या उसको पारिश्रमिक देना होता है, लेकिन यहाँ तो आपको कुछ भी नहीं देना। कंप्यूटर को आदेश दीजिए और कंप्यूटर उस तरह से तैयार करके आपको दे देगा, या तो बोल करके दे दीजिए या लिख करके दे दीजिए और उसी तरह से आपकी चीजें आ जाएंगी। हालांकि अभी इसका इतना प्रमाणीकरण और इतना सुदृढ़ीकरण नहीं हो पाया है कि इन चीजों को पूरी तरह से आप ऑथेंटिक समझ पाएं, इसलिए उसको वेरिफिकेशन की बहुत जरूरत होती है। तो जब आप वेरीफाई कर लें तभी इन चीजों को माने या ना माने। तो ये इस तरह से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका अनुप्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। जब हम विज्ञान संचार में इसके इस्तेमाल की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि जो विज्ञान का कंटेंट है वो कंटेंट सरल भाषा में सरल तरीके से लोगों तक पहुंचे। विज्ञान को बहुत कठिन माना जाता है, विज्ञान को एक समझ ना आने वाली दुरूह ज्ञान के रूप में देखा जाता है और बहुत लोग सोचते हैं अरे ये तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का काम है, हमारा काम तो है नहीं। जबकि हम आप जानते हैं और अब समाज में काफी उसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है कि विज्ञान हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। पीने के पानी से लेकर के और आपको टेलीविजन देखना है, आपको कोई भी काम करना है, खाना बनाना है, ट्रेवल करना है, ट्रांसपोर्ट, सारे के सारे सेक्टर्स, मेडिकल है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, एनवायरमेंट है, सारी की सारी चीजें आपकी साइंस से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। जब हम साइंस या विज्ञान की बात करते हैं तो हम केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम उसमें बात करते हैं एनवायरमेंटल साइंस की भी, उसमें एग्रीकल्चर साइंस की भी बात करते हैं, उसमें मेडिकल साइंस की भी बात करते हैं, उसमें हम अपने जो हमारा ट्रेडिशनल साइंस है उसकी भी बात करते हैं, सोशल साइंसेज की बात उसमें हो जाती है, उसमें एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान की बात भी हो जाती है। तो जब हम विज्ञान का दायरा बहुत बढ़ा देते हैं तो हम देखते हैं कि विज्ञान का एक ऐसा ताना बाना है जिससे हमारा समाज, हमारा व्यक्ति, हमारी संस्थाएं और पूरी दुनिया उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई है। तो ये इतना महत्वपूर्ण जो विज्ञान का ताना बाना है, इसकी समझ विशेष लोगों में तो होनी ही चाहिए, लेकिन आम लोगों में भी होनी चाहिए। तो क्या है कि उसको समझने में और उसको आत्मसात करने में और उसके अनुसार काम करने में हमें आसानी होगी, समाज को आसानी होगी, देश को आसानी होगी और सारे सिस्टम्स को आसानी होगी। क्योंकि किसी भी सिस्टम में अगर एक इकाई ठीक से काम नहीं कर रही है या दो इकाइयां ठीक से काम नहीं कर रही हैं तो सिस्टम स्लो हो जाएगा या खड़खड़ करेगा या उसमें कुछ ना कुछ समस्या पैदा हो जाएगी। तो सिस्टम ठीक से काम करे, इसलिए उसकी सभी इकाइयों को समान रूप से काम करने की जरूरत होगी। तो ये जो ताना बाना है पूरे सिस्टम का, ये विज्ञान से चलता है, विज्ञान की जानकारी से चलता है। इसमें अगर थोड़ी सी भी जानकारी नहीं होगी तो बहुत ज्यादा समस्या पैदा हो जाएगी। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर लोगों को जानकारी होती कि जो कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जो जानकारी के अभाव में हो जाती हैं। जैसे आपको याद होगा कि केरल में एक टेकडी डैम है। टेकडी डैम पहाड़ों पर है, मुन्नार के रास्ते में है। कोचीन से जब मुन्नार जाते हैं जहां चाय के बागान हैं, तो टेकडी में एक डैम है और डैम में बोटिंग होती है। तो बहुत सारे पर्यटक जाते हैं और डैम के चारों तरफ घने जंगल हैं जिसमें हाथी वगैरह, शेर और ये सारे होते हैं। कभी कभी उसमें वो शेर भी दिख जाते हैं, हाथी भी दिख जाते हैं। तो नाव में, बोटिंग में बहुत सारे कुछ लोग उसमें यात्रा कर रहे थे एक बार। तो क्या हुआ कि एक तरफ हाथी दिख गया, तो सारे के सारे जो लोग थे वो एक तरफ आ गए नाव के। अब आपको पता ही होगा कि जब नाव के एक तरफ सारे लोग आ जाएंगे तो नाव का बैलेंस खराब हो जाएगा। नाव का बैलेंस खराब हो गया तो नाव पलट गई, एक तरफ को पलट गई तो सारे लोग उसमें डूब गए। बहुत बड़ा डैम था, बहुत भारी भरकम, बहुत सारी कैजुअलिटीज भी उसमें हो गई। अब यहाँ साइंस का एक छोटा सा जानकारी आती है कि एक बैलेंस का सिद्धांत है। उत्तोलक जो हम जो है कक्षा, मुझे लगता है शायद प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल में ही पढ़ा दिया जाता है कि आपका जो बैलेंस है वो दोनों तरफ जो है बराबर होना चाहिए, तभी चीजें ठीक से चलेंगी। बाइसिकल चला रहे हों,
कोई भी दोपहिया वाहन चला रहे हो, कोई भी बोट चल रही हो, कुछ भी हो, तो ये एक छोटा सा विज्ञान का सिद्धांत है। अगर वो लोग जो बड़े बड़े कैमरे लिए करके बड़े बड़े इतने बड़े पर्यटन के लिए निकले हैं, इतने पढ़े लिखे भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा सेंस उन्होंने नहीं लगाया कि अगर हम एक तरफ को सारे चले जाएंगे, एक भी आदमी, दो आदमी भी अगर उसमें थोड़ा सेंस लगाते और लोगों को कंट्रोल करते, मना करते कि भैया उधर मत जाओ, एक थोड़ा बैलेंस रखो इसमें, तो ये दुर्घटना बच सकती थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो विज्ञान की जागरूकता है, विज्ञान की जानकारी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो आपके विवेक को जगाता है एक तरह से, तो इसके होने से बहुत सारी समस्याओं के समाधान हो सकते हैं, इसलिए जरूरी है। तो अब जबकि चैट जीपीटी आ गया है, अब जबकि इतने संसाधन आ गए हैं, जबकि एआई आ गया है, तो क्यों ना हम उस बोट में एआई के माध्यम से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा दें जो ऐसे एम्बुलेंस अगर उसको लगे पहले से भांप ले के लोग उधर को जा रहे हैं और पहले ही से अनाउंसमेंट करना शुरू कर दे, पहले ही से कुछ ऐसा कर दे कि जो है लोग उधर को ना जा पाए, जाने से रुक जाएं। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो हो सकती हैं, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कहते हैं पहले से भांप लेता है और वो आपको बता देता है, सजग कर देता है, जानकारी दे देता है। तो ये इस तरह से इसका इस्तेमाल हो सकता है। ये तो मैंने एक क्षेत्र बताया। अब आप देखिए हेल्थ सेक्टर के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में आप देखें तो बहुत सारी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। जैसे एक हम कहते हैं कि रोग का निदान करने की बजाय, उपचार करने की बजाय उसकी रोकथाम कर लें, उसको वो हो ही ना, रोग होने ही ना पाए, तो उसको हम कहते हैं एक तरह से कि एक ऐसी प्रक्रिया जिससे हम रोगों से बचे रहें। तो एक पूर्व व्यवस्था हो जिससे रोगों से बचा जा सके। एआई इसमें बहुत बड़ी मदद कर सकती है। एक कहलाता है क्यूरेटिव मेडिसिन जिसमें रोग होने के बाद उसको क्योर किया जाता है। एक कहलाता है प्रिडिक्टिव मेडिसिन मतलब हम पहले से आपका पूरा डेटा अगर आ जाएगा, पूरी आपकी जीवन शैली क्या है, आपका रहन सहन क्या है, आपको पहले कौन कौन सी बीमारियां हुई हैं, उस सारे डेटा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालाइज कर लेगी और पूरा उसकी मैपिंग कर लेगी। उसमें बायोलॉजी भी शामिल है, उसमें फिजिक्स भी शामिल है, और उसमें कंप्यूटर भी शामिल है, उसमें एआई भी शामिल है। इस सारी एनालिसिस से ये निकल आएगा कि आपको 10 साल बाद, 20 साल बाद कौन सी बीमारी हो सकती है, कितनी संभावना है, कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी। तो एक आपका प्रिडिक्टिव मेडिसिन एक क्षेत्र इससे खुला हुआ है, इससे और ज्यादा मजबूत होता है वो, और उससे पता चलता है कि 10 साल बाद, 20 साल बाद आपको ये बीमारी अगर होने वाली है तो उससे बचने के लिए आपको अभी से क्या करने की आवश्यकता है, आपकी जीवन शैली में क्या सुधार हो सकता है, क्या चेंजेस हो सकते हैं, किस प्रकार से आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं और किस प्रकार से उस बीमारी से कालांतर में आप बच सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए कि आपके जॉब्स का बहुत सारा एक अनप्रिडिक्टेबल एरिया रहता है लोगों के लिए। तो अगले आने वाले 5 सालों में, आने वाले 10 सालों में जॉब का क्या स्ट्रक्चर होगा, पूरा उसको एनालाइज किया जा सकता है। अभी हालांकि मैं आपको कुछ बताता जाता हूं बीच बीच में। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी कंपनी ने अपने करीब 30% लोगों को निकाल दिया है, क्योंकि अब वो 30% काम एआई कर रही है। तो इस तरह के भी चीजें हो सकती हैं एआई से, तो वो भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ पहले क्या हुआ कि जब कंप्यूटर आया तो लोगों ने कहा अरे बहुत सारी नौकरियां खा जाएगा कंप्यूटर, तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। कंप्यूटर आया तो और कितनी नौकरियां बढ़ी, कंप्यूटराइजेशन हो गया। आज देखिए पूरे काम कंप्यूटर से ही होते हैं। पूरी दुनिया में एक पूरा डिजिटल वर्ल्ड एक नया खुल गया। उसके बाद साइबर वर्ल्ड सीधा खुल गया। साइबर जो इंटरनेट और ये सारा साइबर स्पेस का पूरा खुल गया। क्वांटम कंप्यूटिंग उसके बाद आ गई, एआई आ गई। तो एक के बाद इतने द्वार ये खुलते जाते हैं, तो कोई भी टेक्नोलॉजी आपको पूरी तरह से लोगों को बेरोजगार नहीं करती, बल्कि और ज्यादा रोजगार पैदा करती है। तो एआई के बारे में भी ऐसा ही माना जा सकता है। अभी हालिया में थोड़ा बहुत इस तरह के कुछ वो हो सकते हैं अनुभव, लेकिन आगे चल के इससे और नए नए द्वार खुलेंगे कि किस प्रकार से ये लोगों का जीवन आसान करेगी और किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट के नए नए रास्ते भी खोलेगी। तो जैसे दूसरे चीजों ने खोला है एम्प्लॉयमेंट का रास्ता, ये भी खोलेगी। अभी हालांकि थोड़ा इसमें एक ऐसी स्थिति देखने में 1-2 बार आती है कि इससे क्या पता लोग बेरोजगार हो जाएं। दूसरा ये है कि जब जो है एआई, हर टेक्नोलॉजी को कहा जाता है, महात्मा गांधी ने कहा था कि कोई भी टेक्नोलॉजी वो मानव के जो ज्ञान है, जो मानवीय जो संवेदनाएं हैं,
उसको ओवर पावर नहीं करनी चाहिए। टेक्नोलॉजी को कंट्रोल हमेशा मानव को करना होगा। टेक्नोलॉजी मानव को कंट्रोल ना करे, बल्कि मानव टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करेगा। तो एआई के माध्यम से ऐसा देखने में आ रहा है अभी कि एआई कुछ भी करके, एनालाइज करके ऐसी चीजें क्रिएट कर दे रही है जो मानव मस्तिष्क के भी परे है। अभी तक की जो टेक्नोलॉजी थी, एक मूलभूत फर्क जो एआई में है वो ये है कि जो मानव मस्तिष्क की सीमाओं में टेक्नोलॉजी रहती थी सारी, उसके परे नहीं जाती थी, और इसलिए सारा कंट्रोल मानव मस्तिष्क के पास रहता था टेक्नोलॉजी का। लेकिन जो एआई है ये उसके परे भी जाकर के सोच सकती है, उसके परे भी जा सकती है। उसका कारण ये है कि ये मल्टीपल मोड में काम करती है, मल्टीपल मोड में काम करती है, एक सिंगुलर मोड में काम नहीं करती है, बल्कि अनंत मोड्स में काम करती है। और आप देखिए, जब अनंत मोड में आकर के आएगी और पूरा एनालाइज करके कोई ऐसी चीज, अवधारणा पैदा कर देगी जो मानव कंट्रोल से बाहर हो, इस तरह की समस्याएं भी देखी जा रही हैं, इस तरह की समस्याएं भी सोची जा रही हैं। लेकिन फिर भी रूल्स रेगुलेशंस भी होंगे, नियम कानून भी होंगे। जैसे हर टेक्नोलॉजी को आपको कंट्रोल करने के लिए नियम कानून बनाने पड़ते हैं, तो इसके भी नियम कानून होंगे। अभी हाल ही में ये भी आया है कि जापान में क्या है, कोई किसी फैक्ट्री में उन्होंने एआई लगा दिया। क्या करना था कि जो बेल्ट चलती रहती है ना, कन्वेयर बेल्ट कहते हैं, जैसे आप एयरपोर्ट में सामान चलता है उससे, या फैक्ट्रियों में उससे सामान जो भी है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, हाफ फिनिश्ड प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कन्वेयर बेल्ट चलती रहती है। कहीं कोयला ढोया जाता है उससे, कोयले की खानों में। तो जो कन्वेयर बेल्ट है उसमें जो प्रोडक्ट है, हाफ फिनिश प्रोडक्ट है, मान लीजिए कुछ है, उसको डालते हैं तो वो एक पॉइंट से, पॉइंट ए है तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचता है, वहां से उसका दूसरा प्रोसेसिंग होता है। उसके लिए एक रोबोट खड़ा कर दिया। अब रोबोट एआई से लेस था, उसमें एआई टूल लगे हुए थे। तो क्या हुआ कि उसमें जो उसको बड़ा बॉक्स डालना था, वो बॉक्स वहां शायद उपलब्ध नहीं था, और एक आदमी उसको सुपरवाइज कर रहा था। तो जो रोबोट था उस आदमी को बॉक्स समझ करके और उसने कन्वेयर बेल्ट में डाल दिया, जो जाकर के वहां फंस गया और कालांतर में वो फिर बच नहीं सका। तो इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं, जिसके लिए सचेत रहना पड़ेगा। इसके लिए नियम कानून बनाने होंगे, इसको वॉच करना होगा, एनालाइज करना होगा। तो ये सारी चीजें भी इस तरह से सामने आ सकती हैं। लेकिन इसके फायदे ऐसे हैं कि अभी हाल ही में एक अखबार ने एक संपादकीय छापा, द गार्जियन ने एक संपादकीय छापा, और संपादकीय जो लिखा था, जनरली संपादकीय कौन लिखता है? संपादक जी लिखते हैं, या संपादकीय टीम लिखती है। तो वो संपादकीय कंप्यूटर ने लिखा था, रोबोट ने लिखा था, क्योंकि हाथ से नहीं लिखा था। उसमें क्या है कि आपको जिस विषय पर संपादकीय लिखना है वो आप उसमें कीवर्ड्स उसमें डाल दीजिए, और वो अपने दिमाग लगा करके एआई टूल्स के माध्यम से पूरा राइट अप आपको निकाल करके दे देगा। इस प्रकार से संपादकीय लिखा था, वो संपादकीय उसमें छपा। वो एक पहला प्रयास था कि किस प्रकार से मानव मन और मानव मस्तिष्क के परे जाकर के भी एआई इस प्रकार के काम कर सकती है, क्रिएटिव काम कर सकती है। जनरली अभी तक ये माना जाता है कि मशीन वही काम करेगी जितना उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। अभी ये इंस्ट्रक्शन से परे काम कर रही है, खुद भी थिंक करती है। तो एक जो थिंकिंग की जो प्रोसेस है वो अभी तक केवल मानव के पास उपलब्ध थी, अब वो थिंकिंग मशीन के पास आ गई है। डीप लर्निंग, डीप थिंकिंग, तो इस तरह की चीजें इसमें आती जा रही हैं। तो नए नए वो लेख भी तैयार कर रही है। तो विज्ञान लेखन के लिए, विज्ञान संचार के लिए हमें लेखों की आवश्यकता होती है, राइटिंग की आवश्यकता होती है, साइंस राइटिंग की आवश्यकता होती है, टेक्निकल राइटिंग की आवश्यकता होती है, हेल्थ राइटिंग की आवश्यकता होती है। तो ये जो राइटिंग है, ये काम अगर एआई कर रही है तो इससे विज्ञान संचार बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि क्या लिखना है, क्या बताना है, ये हम ही उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, लेकिन उस इंस्ट्रक्शन को वो काफी सारा एनालाइज करके, काफी सारे उसके मोड्स पैदा करके और अपने तरीके से उसको लिख के तैयार करेगी, जिसको फाइनली हम जांच सकते हैं, उसको देख सकते हैं, संशोधन भी कर सकते हैं, और फिर उसको हम प्रसारित कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज सारी की सारी पूरी की पूरी ऑटोमेटेड हो जाए, ऑटोमेशन में चली जाए, तो हमें केवल कीवर्ड्स बताने हैं, और आगे चल के कीवर्ड्स भी नहीं बताने हैं। मशीन खुद ही सेंस कर लेगी कि हमें किस विषय में प्रचार करने की जरूरत, किस विषय में हमें लिख। जैसे आजकल सर्दी पड़ रही है उत्तर भारत में, खासतौर पर कभी बारिश का टाइम होता है, तो हमें बाढ़ से कैसे बचें बारिश में,
सर्दी के मौसम में सर्दी से कैसे बचें, गर्मियों के मौसम में गर्मी से कैसे बचें। पता लगा कि एनवायरनमेंट का अगर कुछ करना है तो वो अपने आप ही उसको एनवायरनमेंट के माध्यम से उसको कर लेगी। तो ऐसे करके उसको जो है ऐसे हम एनवायरनमेंट के माध्यम से करके तो अपने आप सेंस कर लेगी वो, ठीक है ना। उसको सेंस करके और फिर हम हमें इंस्ट्रक्शन देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी भी स्थिति आगे चल करके आ सकती है। अब देखिए, विज्ञान संचार में विज्ञान कथाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कभी कभी किसी जमाने में ऐसी कथा लिखी गई हो कि जिसमें इस प्रकार की टेक्नोलॉजी भी आएगी, तो कहा जाता है कि आज जो हम विज्ञान कथा लिखते हैं वो विज्ञान कथा आने वाले समय में आने वाले समय के विज्ञान को परिलक्षित करती है, माने भविष्य के विज्ञान को दर्शाती है। तो इस प्रकार की विज्ञान कथाएं लिखी जा सकती हैं एआई के माध्यम से। और तो और कविताएं भी लिखी जाने लगी हैं एआई के माध्यम से। मैंने रिसर्च पेपर का आपको पहले ही बता दिया, तो कथा है, कविता है, कहानी है, लेख है, एडिटोरियल है। तो ये जो सारे के सारे पहलू हैं जो विज्ञान संचार में बहुत महत्व रखते हैं, वो एआई के माध्यम से किए जा सकते हैं और किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया भर में एआई का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, न केवल विज्ञान संचार में, बल्कि जैसे मैंने कहा एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि एग्रीकल्चर में हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात करते हैं। आप देखिए, कई छोटे छोटे देश हैं लेकिन बहुत बढ़िया उनका एग्रीकल्चर उत्पाद आ रहे हैं। बहुत कम जमीन के बावजूद भी वो बहुत अच्छे उत्पाद ले पा रहे हैं। उसमें एआई का इस्तेमाल हो रहा है और हो सकता है, तो हमारे देश में भी उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ऐसी चीजों में भी प्रयास किए जा रहे हैं। और वारफेयर में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप देखिए कि एआई गाइडेड बहुत सारी चीजें, मिसाइल्स हैं, ड्रोन हैं, ये सारी चीजें भी हो रही हैं। तो इसके कई सारे पहलू हैं जिसको हमें आगे चल करके बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। सरकारें इस बारे में नियम कानून लाएंगी और लाने की आवश्यकता भी है, और उसको देखते हुए उसका कितना इस्तेमाल होना चाहिए, कितना उसमें उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, किन किन पहलुओं को ओपन करना है, किन किन पहलुओं को ओपन नहीं करना है। तो ये सारी चीजें एक नीति का विषय होगा और हो सकता है। अभी हाल ही में 29 देशों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें 29 देशों ने भाग लिया, जिसमें फ्रांस, भारत, जापान और कई बड़े देश शामिल हैं, जिन्होंने एक ग्लोबल अलायंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है। और ये ग्लोबल अलायंस की अध्यक्षता भारत कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी सोलर अलायंस बना था एक, जिसमें कई सारे देशों ने मिलकर के सोलर एनर्जी के ऊपर एक समूह बन के पूरे दुनिया में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। अब ये एआई के बारे में जो ये 29 देशों का संगठन बना है, एक इंटरनेशनल अलायंस बना है, ये मिलकर के एआई की रीति नीति और टेक्नोलॉजी के विकास के लिए मिलकर के काम करेगा, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है और बहुत ही एक हमारे अपॉर्चुनिटी भी है हमारे लिए कि किस प्रकार से हमारे वैज्ञानिक, किस प्रकार से हमारे विज्ञान संचारक, किस प्रकार से हमारे शिक्षाविद एआई को आगे ला करके विज्ञान को बढ़ाने में और विज्ञान संचार को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। धीरे धीरे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है। और अभी मैं बताऊं आपको, अभी कुछ समय पहले जब कोरोना था पिछले दिनों, तो आईआईटी मद्रास ने अपना दीक्षांत समारोह आयोजित किया। दीक्षांत समारोह आप जानते हैं कि उसमें डिग्रियां प्रदान करी जाती हैं। तो जो दीक्षांत समारोह था वो वर्चुअल दीक्षांत समारोह आयोजित किया। उस वर्चुअल दीक्षांत समारोह में जो मुख्य अतिथि थे वो मेडल पहनाते हैं बच्चों को, और बच्चे अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन एआई के माध्यम से जिसे हम वर्चुअल रियलिटी कहते हैं, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से वो बच्चा ऐसा दिख रहा है कि वो आईआईटी मद्रास में पहुंच गया है स्टेज पर, और स्टेज पर मुख्य अतिथि उसको मेडल पहना रहे हैं और वो मुख्य अतिथि से मेडल पहन रहा है। यही नहीं, मुख्य अतिथि उसमें व्याख्यान भी दे रहे हैं। बच्चा भी 2 मिनट के लिए उसमें व्याख्यान देने को कहा जाता है और वो स्टेज से व्याख्यान देता है, जबकि एक्चुअली अपने घर में बैठा हुआ है, मीलों दूर अपने घर में बैठा हुआ है। और जब वो उसका स्पीच समाप्त हो जाती है, मेडल ले लेता है, तो वहां से वो अंतर्ध्यान हो जाता है, गायब हो जाता है। जैसे हमारे कई सारे ग्रंथों में होता है कि लोग अंतर्ध्यान हो जाते हैं, तो वहां से वो डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद दूसरे का नाम पुकारा जाता है, दूसरा बच्चा कहीं तीसरे कोने में बैठा हुआ है भारत के, वो वहां से वहां उपस्थित हो जाता है वर्चुअली, और वर्चुअली जोड़ करके वो सारा का सारा इस तरह का जो दीक्षांत समारोह है वो वहां आयोजित किया जा सका। वैसे बहुत सारी चीजें होने लगी हैं और आगे आगे होंगी, तो इससे दूरियां कम हो जाएंगी,
बहुत सारी मीटिंग्स इस प्रकार से हो सकती हैं। डिजिटल और ऑनलाइन मीटिंग तो आपने देखी है, सुनी, हम लोग ये भी जो ये बातचीत हो रही है, जो ये चर्चा हो रही है, ये भी ऑनलाइन हो रही है। लेकिन ये जो वर्चुअल रियलिटी से है, इससे व्यक्ति ऐसा लगता है खुद ब खुद वहां चल के पहुंच गया है और वहां वो खुद प्रेजेंट है। तो ये जो इस तरह की चीजें हो रही हैं, इस प्रकार से जैसे भाषण देने हैं, मान लीजिए एक व्याख्यान तैयार हो गया, अब एक व्याख्यान एआई के माध्यम से, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से एक व्याख्यान तैयार होने के बाद हजारों जगह दिया जा सकता है। पता चला मैं ये व्याख्यान यहां दे रहा हूं, मनोज पटेल एक व्याख्यान यहां दे रहे हैं, अगर इसको उस तरह से तैयार किया जाए तो ये देश के 1000 स्कूलों में एक साथ दिया जा सकता है और ऐसा लगेगा कि उस हॉल में मैं खुद बैठा हुआ हूं। अभी आपने देखा हुआ टेलीविजन में बहुत सारी रिपोर्टिंग होने लगी है, रिपोर्टर अपना जो फील्ड है वहां से रिपोर्टिंग कर रहा है, लेकिन पता चलता है कि वो स्टूडियो में उसकी प्रतिकृति जो एआई द्वारा क्रिएट करी गई है वो वहां बैठ करके उसको सप्लीमेंट कर रही है उसकी रिपोर्टिंग को। कोई एंकर है जो एंकर फील्ड से एक्चुअल में रिपोर्टिंग भेज रही है, रिपोर्ट वहां से अपना जो स्टेटमेंट है भेज रही है, स्टूडियो में बैठ करके उसी के स्टेटमेंट को, उसी की प्रतिकृति वो उसको वहां प्रेजेंट कर रही है। तो ऐसी चीजें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि विज्ञान संचार में भी इन चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए और आगे चल करके होगा। और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है जो हमारे सामने आ रहा है और इसको हमें नए वर्ष में और उत्सुकता के साथ इसकी प्रतीक्षा भी रहेगी। और कैसे हमारे विज्ञान संचारक, कैसे हमारे विज्ञान के लेखक, कैसे हमारे विज्ञान के पत्रकार और विज्ञान इसके एजुकेटर्स, इसके जो विज्ञान साइंस कम्युनिकेशन के जो शिक्षक हैं, इसके जो रिसर्चर्स हैं, इसके जो शोधकर्ता हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इसको इस्तेमाल करें, इसमें नई नई खोजें करें और इसको विकास के नए आयाम के साथ इसको जोड़ें। तो इन्हीं के साथ ही मैं एक बार पुनः आप सभी को नए वर्ष की बधाई देना चाहूंगा और खासतौर पर हमारे जो श्री अनिल त्रिपाठी जी हैं, उनकी लगन और उनकी लगातार चल रही इस अनवरत श्रृंखला को ये अक्षुण्ण रहे और ये चलती रहे जब तक वो चाहें और इसको आगे बढ़ाएं। इस प्रकार से करके मैं पुनः एक बार सबको बधाई देना चाहूंगा। बहुत बहुत मुझे मौका देने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।